अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मैसेज 1 kg ईच हैविंग डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दोनों बॉल के जो मैसेज हैं वो क्या है, M1 1 kg और M2 भी 1 kg, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1 के बराबर 1 मीटर। कहते हैं ये बताएं इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब देखें, सब कुछ तो 1 है, तो सिर्फ कैपिटल जी ही तो बचा है। 6.67 एक्सपोनेंट -11, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास आंसर है C 6.67, और ये एक्सपोनेंट -11 होना चाहिए। यहाँ पे मेरे से ये मिस हो गया है, या फिर हाँ नहीं सॉरी, बी पॉइंट 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन। ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। Yes. क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। तो मैं यहां पर इसको शो करता हूं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है M1 और एक है M2। इनके दरमियान में जो फोर्स है ना, वो फोर्स है F। कहते हैं इफ मैसेस ऑफ बॉडीज आर डबल। अब मैसेस को आप क्या करते हैं, डबल करते हैं। एक मैस, दूसरा मैस, तो पहले के मुकाबले में ये क्या हो गया, डबल। 2M1 2M2। और कहते हैं इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो ये हमने कंडीशंस वैसे पढ़ी हुई हैं। तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, करीब कर देता हूँ। इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये डिस्टेंस हम कह देते हैं कि पहले के मुकाबले में हाफ है। पहले डिस्टेंस क्या था, आर था। अब कहते हैं देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अब क्या हो जाएगी, तो देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करूं, कैपिटल जी एज इट इज आ जाएगा। M1 की जगह क्या आ जाएगा, 2M1। M2 की जगह क्या आ जाएगा, 2M2। और डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका मतलब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा R² बाय 4। अब ऊपर देखें, 2 और 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 4। और ये 4 ऊपर जाके बताएं मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला 4 जब ऊपर जाएगा तो ये इन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, 16 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल फोर्स, जो कि इसके ऊपर पहले अप्लाई हुई थी। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ अबव 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने बताना है कि वैल्यू ऑफ जी 1500 किलोमीटर पे कितनी होगी। ये वैल्यूज आपके पास गिवन है। अब देखें, कुछ चीज़ें तो आपको वैसे आइडिया हो जाता है कि 1500 किलोमीटर पे वैल्यू ऑफ जी में कितना वेरिएशन आना चाहिए, ऐसा सच इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। और फिर हम इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमने जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है उसमें भी हमने ग्रेविटी को फाइंड आउट किया हुआ है कि वो वैल्यू कितनी होती है। फिलहाल अगर मैंने जी को फाइंड आउट करना है उस पॉइंट के लिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। ये हमारे पास फार्मूला क्या बना था, G R E² डिवाइडेड बाय RE+H। यही फार्मूला था ना, RE+H का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहां पर हमने एच को क्या ले लेना है, एच है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। तो मैं यहां पर यही करता हूं, जी की जगह पे पुट कर देता हूं 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर प्लस 1500 किलोमीटर, और ये आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। तो ये 9.8 एज इट इज है, और इस चीज को मैं इस तरह लिख देता हूँ, 6400 डिवाइडेड बाय 7900, और ये होल स्क्वायर इसका ले लेता है। ठीक है ना। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर है नीचे भी किलोमीटर है। तो किलोमीटर से किलोमीटर तो हो गया कैंसिल। 6400 में से ये दो जीरो और ये दो जीरो भी कैंसिल हो गया। अब 64 और से 79 को आपने डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर लेना है। तो जब आप स्क्वायर लेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेविटी मिल जाएगी उस हाइट के ऊपर कितनी होगी,
तो ये कैलकुलेट करें, 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आना चाहिए। यस सर। आ गया? तो ये आपके पास ऑप्शन है बी, 6.4। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वी कंसीडर अर्थ एज परफेक्ट स्फेयर एंड इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द सरफेस। ये आपको उन्होंने डिस्टेंस दे दी है अबव द सरफेस 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। आपसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी इस हाइट के ऊपर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कि वो सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म करे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम यहां कर लेते हैं। तो देखें, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या था। तो रिकॉल अगर करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर थी रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। तो इन्होंने जो आपको डिस्टेंस कहा हुआ है वो है 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो हम यहां पर लिख देते हैं 6.67 एक्सपोनेंट -11, mass of Earth 6 exponent 24, और जो आपके पास डिस्टेंस उन्होंने दिया है 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो इसको आप कैलकुलेट करें, बताएं कितनी आएगी ऑर्बिटल स्पीड। ये तकरीबन सर आपके पास सेवन वो होनी चाहिए सेवन सेवन नाइन पॉइंट नाइन यस किलोमीटर और पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकंड। आपको याद है ये वैल्यू मैंने आपको किसके लिए बताई थी, कौन सी वेलोसिटी थी? लॉन्चिंग क्रिटिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू लॉन्च इट्स सर। ऑर्बिट। ठीक है ना? तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन है, कहाँ गया ये, 6.4। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास जो इसका आंसर है वो क्या बन जाता है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है डी, सही है। चलिए, व्हेन अ यस। सैटेलाइट इज पुट इनटू हायर सर्कुलर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी, जब हम सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट्स के अंदर लेकर जाएंगे तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, या रिमेन सेम? सर कम होनी चाहिए क्योंकि कम होनी पोटेंशियल चाहिए, एनर्जी इंक्रीज। बिल्कुल। ऊपर जाते हुए अगर आप देखें हायर ऑर्बिट्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। हायर ऑर्बिट्स पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हम पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर अगर ऑर्बिटल स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से यहां पर हमारे पास आंसर क्या है, डिक्रीजेस। ठीक है ना? तो ये दो इसकी जो है वो आपके पास कंडीशंस बनती हैं या एक्सप्लेनेशन बनती है। एक पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में देख लें कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, या फिर ऑर्बिटल स्पीड के साथ डिस्टेंस का रिलेशन देखें और स्पीड का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखें तो आपको पता चल जाएगा स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सर आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से कि देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है वी ओ इज इक्वल्स टू रूट जी एम ई और डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाती है। लेकिन यहां पर अब याद रखें कि हमने डिस्टेंस क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो है 4.23 एक्सपोनेंट 7 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जी 6.67 है, एक्सपोनेंट -11, वैल्यूज पुट करते जाएं कैलकुलेटर के अंदर। मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 है, और आप इसे डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से जो कि 4.23 एक्सपोनेंट 7 है, और इसे सॉल्व करके आप ऑर्बिटल वेलोसिटी बताएंगे वो कितनी आ रही है। सर 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब इंटू 10 पावर 3 आ रहा है तुम्हारे किलोमीटर में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर ग्लोबल कवरेज। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी रिक्वायर्ड होंगी ग्लोबल कवरेज के लिए?
तो देखें हर एक जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती है ना, वो 120 डिग्री का एंगल कवर करती है, ठीक है ना, फॉर, मतलब 3 यस, फॉर वन सेटेलाइट। तो अगर 120 डिग्री एक सैटेलाइट कवर कर रही है तो इसका मतलब हमें तीन सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगी टोटल 360 डिग्री उस अर्थ सरफेस को कवर करने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? थ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम अ मैसिव बॉडी, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हमारी जो अर्थ है वो, सॉरी, हमारी जो मैसिव बॉडी है वो मूव कर रही होगी अवे फ्रॉम अ अर्थ सरफेस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो देखें, अभी हम पढ़कर आए हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है कि जब आप क्या कर रहे होते हैं, अर्थ सरफेस से, जो कि हमारी मैसिव बॉडी है, उससे दूर जा रहे होते हैं। तो ये हर मेरे पॉइंट पास, पे हर पॉइंट पे इंक्रीज करती है लेकिन इन्फिनिटी पे 0 होती है। जी बिल्कुल जीरो होती है। तो यहां पर मैं जैसे कहता हूं कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो अब चाहे मैंने पॉइंट इन्फिनिटी लिया हो रेफरेंस, या मैंने सरफेस ऑफ अर्थ क्या लिया हो, यहां पर सरफेस को मैंने लिया हो रेफरेंस पॉइंट, दोनों सूरतों में ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिर्फ फर्क क्या होगा कि जब सरफेस पे आपने लिया हुआ तो उस वक्त पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और जब इन्फिनिटी पे आपने लिया है तो फिर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों सेंस आपको क्या देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑप्शन है ए। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 35,700 किलोमीटर। ये 35,700 किलोमीटर किसका एल्टीट्यूड है? अब एक सैटेलाइट का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है ना। अबव द अर्थ सरफेस, व्हेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपने क्या करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसका। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसको अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। और यहां पर आर जो है, उस आर को आपने रेडियस ऑफ अर्थ के साथ ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ, और जो हाइट उन्होंने दी हुई है वो सरफेस ऑफ अर्थ से। तो जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर, और या इसको हम किलोमीटर में ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने 35,700 किलोमीटर लिया हुआ, ठीक है। थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन सर हंड्रेड उन्होंने तो वो तो हमें न्यूमेरिकल जब देते हैं उसमें भी तो किलोमीटर लेते हैं, लेकिन हमें तो मीटर लेना होता है स्टैंडर्ड। हाँ, लेकिन वो ये ना, रेडियस ऑफ अर्थ को अगर आप मीटर में ले लेते हैं फिर ऐड करने में मसला बनेगा ना, इसलिए मैंने दोनों को किलोमीटर में ले लिया, पहले ऐड कर लें और उसके बाद मीटर में कन्वर्ट कर दें। किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखना ओके। है ना बस। 6400 में 35,700 ऐड कर लें, और फिर जो भी आंसर है उसको आप एक्सपोनेंट 3 के साथ लिख दें, ठीक है। ऐड करने में आसानी हो जाएगी, बस ये बात है। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लें इस तरह से, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताएं जरा। सर 42100। 421, इसको एक्सपोनेंट में कैलकुलेट करके बता दें ताकि ये कि हम डेसिमल में लिख लें। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है ना, साइंटिफिक वाला ना। यस सर। हम्म। सर 4.21 इंटू 10 to the power 4। ठीक है, 4.21 एक्सपोनेंट पावर 4, और किलो है तो किलो का 3 भी इसके साथ ऐड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.21 एक्सपोनेंट 7 सर मीटर। जी। अब इसको 42 मेगा मीटर कर सकते हैं। नहीं, ये तो 7 है ना, 7 तो मेगा नहीं होता, वो तो 10 की पावर 6। अच्छा, तो आप डेसिमल आगे कर रही हैं, हाँ ठीक है, 42 मेगा मीटर लिखा जा सकता है, बिल्कुल ओके ठीक है। सर। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास आ गया। मास ऑफ अर्थ है 6 एक्सपोनेंट 24, और जो आपने डिस्टेंस निकाला है उस डिस्टेंस को यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो ये आपके पास है 4.21 एक्सपोनेंट 7। तो ये ज़रा आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ से आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, नेगेटिव में कितना होगा? सर मेरा तो 9.5 इंटू 10 to the power 6 आ रहा है। ठीक है, 9.5 एक्सपोनेंट 6। 6। 9.5 एक्सपोनेंट 6, और इसकी यूनिट क्या है? जूल्स पर केजी। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में अगर आप देखें कि कौन सा आंसर इसके नियरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वेरिएशन आती है, हमने जो वैल्यूज पुट की हैं उसके अंदर कैलकुलेटर कभी कभार चीज़ों को क्या कर देता है? राउंड ऑफ कर देता है। तो आप देखें कि इसमें हमारे पास 9.47
तो 9.5 आपका आंसर आया हुआ है, तो ये ऑप्शन कौन सा बनता है? अगर आप देखें तो सर 9.47, ये ऑप्शन ए बनता है। ठीक है ना, 9.47 को आप 9.5 के लें। ओके सर। ठीक हो गया, तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए यहां से सॉल्व। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अब देखें, इसको हम फिर ने ये भी हमने बताना है कि फिर अगर ग्रेविटेशन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए अगर इस्तेमाल नहीं होता तो फिर वो कौन सी फोर्स है जो इस्तेमाल होती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि किन के दरमियान में होती है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर। और वजह क्या है? क्योंकि ये फोर्स 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि मास इतना कम है, और मास जैसे जैसे कम होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास ऑफ द पार्टिकल पर। अब क्योंकि मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ द एटम वेरी स्मॉल है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगी? उसके दरमियान वीक हो जाएगी। हाँ। और इसी वजह से हम कहते हैं कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डोंट टू बुक्स। अब अगेन यहां पर वही बात है कि भाई दो बुक्स क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही ग्रेविटेशनली। तो जैसे ऊपर हमने आंसर लिखा है उसी तरह से नीचे भी यही बात होगी कि क्योंकि उनके जो मैसेज हैं और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये आपको बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इनके दरमियान में? बहुत वीक है। तो बुक्स हैव वेरी स्मॉल मैसेज कंपेयर टू द प्लैनेट्स और स्टार, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज सो वीक दैट वी कैन नॉट नोटिस इट। ठीक है। और ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से भी पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं व्हाई डज एन एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल द अर्थ डजंट मूव टुवर्ड्स द एप्पल। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि एप्पल जो है वो फॉल कर रहा है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। और क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी है। वो कहते हैं कि अर्थ क्यों नहीं मूव करती एप्पल की तरफ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान में है और एक जैसी है। ठीक है ना, जितनी फोर्स एप्पल अर्थ पे लगा रहा है उतनी फोर्स अर्थ एप्पल पे लगा रही है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि एप्पल के एप्पल के पास अर्थ मूव करके चली जाए? तो देखें, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है इनर्शिया का। ठीक है ना, जिसका मैस कम है इसका मतलब उसका इनर्शिया कम है, और जिसका इनर्शिया कम है इसका मतलब उसके अंदर अपनी स्टेट को चेंज करने की एबिलिटी कम है, या यूं कह सकते हैं कि वो अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट कम करेगा। तो हमारा जो एप्पल है उसका मास कम होने की वजह से उसका स्मॉल एनर्जी है, और इस वजह से वो अर्थ की तरफ क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने अर्थ की, तो अर्थ का जो मास है वो क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इसलिए उसमें इनर्शिया भी ज्यादा है। इसका मतलब उसमें टेंडेंसी ज्यादा है, वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा और रेजिस्ट करेगा, और इसी वजह से वो मूव नहीं करेगा एप्पल की तरफ। ठीक है ना, अर्थ हैज लार्ज मास एंड लार्ज। यस सर। अच्छा, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। कैन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव होती है? अब देखिए, इसमें भी बड़े कॉन्ट्रेडिक्टरी आंसर हैं। पहली बात यह है कि अगर हम कहें कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव होती है, तो इस बात को अगर हम इस तरह से पढ़ें कि हमने पढ़ा है कि अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसी है। हम यस। जब इन्फिनिटी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। और फिर जब हम अर्थ के सेंटर में आ जाते हैं तो अर्थ के सेंटर में भी पहुंचकर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। जीरो। तो कहीं आपको यहां पर जी नेगेटिव नजर आ रहा है? नहीं। ओ। ठीक है ना, लेकिन हम यहां पर जी के साथ माइनस का साइन कब यूज करते थे? कि जब हम बॉडी को कहां लेकर जा रहे होते थे? पर। अपवर्ड। तो ये जो नेगेटिव साइन होता था, क्या ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता था? देखिए ना, मैग्नीट्यूड तो ये है कि जीरो के बाद नीचे वाला नंबर आता और मैं कहता ये देखो जी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी नेगेटिव होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जीरो से नीचे तो ग्रेविटी है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन यूज करता है किसकी? डायरेक्शन की। डायरेक्शन। आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं या इन द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ये शो करता है। हाँ, अगर उसको आप कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव है तो यस, ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव होती है। लेकिन वो एक्चुअली क्या शो करती है? वो साइन कन्वेंशन शो करती है। और वो साइन कन्वेंशन क्या शो कर रहा होता है? डायरेक्शन को। ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो क्या शो कर रहा होता है?
कि जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, बॉडीज को अपनी तरफ पुल कर रही है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रही है। और पॉजिटिव डायरेक्शन ये शो करेगा कि इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ग्रेविटी है वो इनवर्ड है। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन का वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एज सच नेगेटिव मैग्नीट्यूड कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन या डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Yes. तो ये बात हमें पेपर के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को नेगेटिव कह रहे हैं तो वो नेगेटिव का क्या सेंस है। वो सिर्फ और सिर्फ सेंस क्या है कि नेगेटिव साइन शो करेगा इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ प्लैनेट। फार्मूले में आपको नजर आ रहा है, जी किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मैथ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है उस प्लैनेट के। और इस रेडियस के साथ साथ हम हाइट को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, पहले तो ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि जी है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है और वो रेडियस ऑफ प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है ना। ये मास पे डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ प्लैनेट के। अब इस बात को इस तरह से लिखा जा सकता है कि एक ऐसा प्लैनेट जिसका मास लार्ज हो और रेडियस स्मॉल हो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वहां पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हाइट पर भी तो डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करने लगते हैं, इसका मतलब आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो एज वी गो हायर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये दूसरा फैक्टर हो गया कि ये हाइट पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। अब डेंसिटी ऑफ प्लैनेट को अगर आप चाहें तो फैक्टर 1 भी यही बात कह रहा है कि मास ज्यादा हो रेडियस कम हो, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सारा पॉइंट, सारा जो मैस है एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और आपको याद है कि हमने जब ग्रेविटी कैलकुलेट की थी तो हमने उसको अर्थ को एक पॉइंट मैस माना था। हमने कहा था कि क्योंकि जो पूरा मैस है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसकी वजह क्या थी, क्योंकि हमारे पास अर्थ की जो डेंसिटी है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है, और हम नहीं चाहते थे कि हमें ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए हमने क्या अज्यूम कर लिया कि सारा मैस एक पॉइंट पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसमें हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई थी, आसान हो गई थी। तो इसी वजह से डेंसिटी का वर्ड भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर के अंदर अगर आप ये फैक्टर को यूज कर लेते हैं कि ग्रेविटी मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट या हाइट ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करती है, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। डेंसिटी अगर ना भी लिखें, क्यों, क्योंकि डेंसिटी के अंदर वो मास वाली फैक्टर जो है वो इंक्लूड हो जाता है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, इफ टू प्लैनेट हैव द सेम मास बट डिफरेंट रेडिया, हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर। अब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वो कहता है मैथ सेम है दोनों का। अगर मैथ सेम है दोनों का तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को आपने इस तरह रिलेट करना है कि वो रेडियस के क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम फर्स्ट प्लेनेट के लिए ये बात करते हैं, तो जी वन ले लिया जी एम अपॉन आर वन, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर सेकेंड प्लेनेट तो फार्मूला सेम है, सिर्फ आपने क्या कर देना है, जी टू आर टू कर देना। इक्वेशन को ऊपर डिवाइड कर दें, तो जब आप डिवाइड करेंगे ये वैल्यूज, तो आप देखें जो चीज़ें सिमिलर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैपिटल जी एम कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास क्या बच गया, आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, क्योंकि ये आर टू स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, और इस इक्वेशन में आपको ये नजर आ रहा है कि जी वन आर वन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखें डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, वाई सैटेलाइट इन हायर ऑर्बिट हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाते हैं तो जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो लोअर होती है, ऐसा क्यों है। देखें, पहली तो बात आपको यहाँ पे इसलिए नजर आ रही है कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो मैथमेटिकल इक्वेशन हमें यही बता रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन रीजन है क्यों, हाइट बढ़ने से ऑर्बिटल वेलोसिटी कम क्यों है, क्या आंसर होगा इसका। ये तो सर मैथमेटिकली शो कर रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी भाई, क्योंकि रिलेशन ही इनवर्स है। लेकिन इसमें कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई, रीजन क्या है। रिवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है तो हाँ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आएगा।
कौन डिक्रीज करेगा? सर वो और ऑर्बिटल वेलोसिटी। नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों करेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का लोअर होना हायर ऑर्बिट्स के लिए क्यों जरूरी है? देखें, उसका रीजन है ग्रेविटी। ऊपर जाते हुए ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। अब ग्रेविटी अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि स्मॉलर स्पीड्स के ऊपर आपका सैटेलाइट क्या कर सकता है? इजीली मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी इसको अपनी तरफ इतनी स्ट्रेंथ या फोर्स के साथ नहीं खींच रही, तो इसका मतलब इसका अर्थ पे गिरने के चांसेस कम हो गए, तो ये लोअर स्पीड के साथ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। लेकिन सोचो अगर ग्रेविटी ज्यादा हो तो फिर हमें इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी ना। अगर ना दे तो फिर क्या होगा? ये तो गिर जाएगा जाकर। तो ये यस। रीजन होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो हायर ऑर्बिट्स पे जाने के बाद क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो जब हायर ऑर्बिट्स पर हम जाते हैं जी की वैल्यू कम हो जाती है, और जी की वैल्यू कम होने से आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसा कि हम लोअर ऑर्बिट्स के अंदर आ जाएं, तो फिर वहां पर आपके पास क्या होगा? क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अब आपको अपने सैटेलाइट को तो बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी ज्यादा देनी पड़ेगी। अदरवाइज ग्रेविटी उसको अपनी तरफ क्या कर लेगी? खींच लेगी, जमीन पे आके गिर जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास है कि हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर हमें क्यों लोअर स्पीड चाहिए होती है, और लोअर ऑर्बिट्स के ऊपर मुझे क्यों हायर वेलोसिटी चाहिए होती है। ये रीजन है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द मास ऑफ द अर्थ अफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट? अब आप देखें कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रही है? मास ऑफ द प्लैनेट पर। ठीक है ना। और मास ऑफ द प्लैनेट किस पे डिपेंड करता है? यानी कि ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। अगर मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, ग्रेविटी बढ़ेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ेगी। यही बात हमने पढ़ी ना। जी यस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। और अगर मास ज्यादा है तो उस प्लैनेट के लिए ग्रेविटी ज्यादा है। फिर ये रिलेशन हमने पढ़ा, ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा है। ठीक है। तो यहां पे यही वाली बात मैंने मेंशन की हुई है। द मास ऑफ द डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप्स द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। और उसके बाद यही, टू स्टे इन ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अ सैटेलाइट मस्ट मूव विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी that balances the gravitational pull of Earth with the centripetal force required to keep it in orbit. The greater mass of the planet, the higher the orbital velocity needed for a satellite to remain in stable orbit for a given एल्टीट्यूड। अब देखें, इन्होंने ये बात कर दी है, गिवन एल्टीट्यूड का मतलब रेडियस आपको कांस्टेंट दे दिया है, उस कांस्टेंट रेडियस के ऊपर पूछ रहे हैं आपसे ऑर्बिटल वेलोसिटी बताएं क्या होगी। ठीक है ना। तो ये आपके पास रिलेशन है कि किस तरह से हम मास के साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, और ये रीजन है ऑर्बिटल वेलोसिटी हायर होने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम नेगेटिव? क्या आंसर होगा? इफ सो व्हाट डज दिस मीन फॉर द ऑब्जेक्ट्स मोशन? हाँ, रेफरेंस लेवल उसके लिए फिर क्या हमने चूज किया था? हमने कहा था इन्फिनिटी पे रखना सरफेस है। ऑफ अर्थ। बिल्कुल। तो इन्फिनिटी पे अगर हम रखेंगे तो फिर आपके पास जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, और नेगेटिव यही बता रहा होता है कि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये है कि हाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट मैसेज इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैंने आपसे कहा था कि दो मैसेज का होना जरूरी है। एक वो मैस जिसकी ग्रेविटी के अंदर आना है, और एक वो मैस जिसको आपने वर्क डन करवा कर उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास वो मैस है जो कि मैसिव है, जिसकी ग्रेविटी में मैंने मूव करना है, अगर वही ना हो तो फिर हम कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे? और इसी तरह से अगर मेरे पास मैसिव बॉडी तो है, लेकिन जिसको मैंने मूव करवाना है यानी कि टेस्ट मैस अगर वही ना हो,
तो फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि उन दो पॉइंट मैसेज का होना जरूरी है। अब यहाँ पर उनको आपस में रिलेट कैसे करेंगे? तो देखें, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो ये U इज इक्वल्स टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर M1 एक मैस हो गया और M2 दूसरा मैस है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? वो R है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है R। अब कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ये वो वर्क डन है पर यूनिट मास टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम मास m1, तो मैंने आपसे कहा था कि फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v से भी कर सकते हैं। तो मैंने अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ m1, उसके ऊपर और कितने डिस्टेंस तक वो आ रहा हमारे पास हो गया। इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट पॉइंट m1। ठीक है ना, या फिर m1 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। इसी तरह से अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैं कैलकुलेट करूं फॉर अ मास m2, तो वो वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। अब जरा देखें कि इस इक्वेशन में जो मैंने ये लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशन है माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर। तो यहां पे ये जो आपको GM1/R नजर आ रहा है, तो GM1/R एक्चुअली किसके बराबर है? φ1 के। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस φ1 M2। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेट हो रहा है ना। ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपके पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और ये वो मैस है जिसके ऊपर क्या हो रहा है? इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप फाइंड आउट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूले को इस तरह से लिखूं दोबारा से, माइनस जी M1 M2/R, और अब मैं ये करूं कि ये जो आपके पास GM2 और R है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? φ2 पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू माइनस φ2 M1। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर M1 ही बचा हुआ था। तो यहां पे हमें ये पता चला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में रिलेशन है। किन की वजह से? दो मैसेज की वजह से। ये दो पॉइंट मैसेज हैं जो इनके दरमियान रिलेशन क्रिएट करते हैं। और रीजन मैंने आपको बता दिया क्या, कि अगर एक मैस होगा तो जाहिर सी बात है उसकी ग्रेविटी से जरूर है, लेकिन उस ग्रेविटी के अंदर आपने चेक करने के लिए किसी टेस्ट मैस को तो लाना है ना। इसी तरह से अगर आप किसी एक मैस जो कि टेस्ट मैस है उसको आपने किसी फील्ड में तो मूव करवाना है ना, तो फील्ड में मूव करवाने के लिए कोई मैसिव मैस होना चाहिए। तो इन दो पॉइंट मैसेज के बाद ही आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपस में रिलेट कर सकते हैं। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैथ्स। तो मैंने सिर्फ यही किया है कि मैथ्स को पोटेंशियल से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो मैंने इन टर्म्स ऑफ टू पॉइंट मैसेज उसको क्या कर लिया? रिलेट कर लिया। तो देखें यही फार्मूला बन रहा है ना जो दोनों तरफ, यही फार्मूला है दोनों तरफ। ठीक है, तो जो आपके पास मैथ्स है वो है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। और पोटेंशियल जिसकी ग्रेविटी के अंदर आप कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन था कि हाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट मैसेज इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये आप देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक बात? मतलब इसमें इन दोनों का रिलेशन प्रूव करना हाँ, है बस इसमें मतलब। रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है ना, इसमें रिलेशन प्रूफ करना है। यस सर। अच्छा, अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। कैलकुलेटर आपके पास है ना अवेलेबल? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मास ऑफ अर्थ बाय कंसीडरिंग अ सिनेरियो वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन अर्थ सरफेस सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू अर्थ्स रेडियस। अब अगेन इन्होंने ये कहा है कि आपके पास अर्थ सरफेस है, तो मैं ये कह देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कहता है नियरली अर्थ सरफेस के रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि जो भी आपके पास इसमें डिस्टेंस है वो अर्थ सरफेस के रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिस्टेंस आर ई है और उसकी वैल्यू 6.4 एक्सपोनेंट 6 है। ये आपके पास यानी कि उस बॉडी के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस इन्होंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब बॉडी बहुत छोटी सी है। मैस ऑफ अर्थ आपने क्या करना है? इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर हम लिखें कि मैस ऑफ अर्थ अगर आपने फाइंड आउट करना है, और जब हम मैस ऑफ अर्थ किसी
छोटी बॉडी के साथ ले रहे होते तो उसको हम कैपिटल एम से शो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें कैपिटल जी रिक्वायर्ड होगा, 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हमें रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए और उसकी वैल्यू है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लगाऊं, क्योंकि हमारे पास दो बॉडीज के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्चुअली किसके बराबर है, वेट फोर्स के, और वेट किसके बराबर होता है, एम जी के। तो इसका मतलब इन दो इक्वेशंस को मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं, जैसा कि हमने पहले भी इसको जो है फार्मूले में रिलेट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ तो एम जी इज इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम, ये स्मॉल एम से क्या हो गया, कैंसिल। और हम जानते हैं कि जो आपके पास वो मैथ है वो इस मैथ ऑफ अर्थ के लिए इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इतना स्मॉल है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब अगर मैंने यहाँ से मैथ कैलकुलेट करना है अर्थ का, तो मेरे पास फार्मूला ये बन गया, और इस फार्मूले को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एम। अब आप जानते हैं कि अर्थ सरफेस पे जो हमारे पास ग्रेविटी है वो है 9.8, जो डिस्टेंस उन्होंने कहा है वो है 6.4 एक्सपोनेंट 6, और जो कैपिटल जी है वो है 6.67 एक्सपोनेंट -11, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो यहाँ से आप मैथ्स मुझे कैलकुलेट करके बताएं एग्जैक्ट आपका क्या आंसर आ रहा सर 6.018 into 10 to the power 24। है, एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये हम अप्रोक्सीमेशन ही लगाते हैं, उसकी वजह ये है कि हमने जो डिस्टेंस लिया हुआ उसमें भी हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन लगा दी है कि हमने उसके सेंटर को कह दिया कि इग्नोर कर दें। इस वजह से इस आंसर के बारे में हम ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं अल्फा सेंचुरी इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम। ये हमने एग्जाम्पल के अंदर भी सॉल्व किया था। वो कहता है कि टू स्टार्स हैं, एक अल्फा सेंचुरी ए और एक अल्फा सेंचुरी बी। द मास ऑफ ए इज 2.19 एक्सपोनेंट 30। इसका मतलब मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। और ये आपको पता चल रहा है कैसे, क्योंकि यहाँ पर है 2.19 और यहाँ पर है 1.80, और दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। तो हमें ये पता चलता है कि ए का मास जो है वो बी के मुकाबले में है ज्यादा। फिर कहते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2.24 एक्सपोनेंट 25। तो इनके दरमियान का जो ये फोर्स है, उस फोर्स को अगर हम लिखें तो वो है 2.24 एक्सपोनेंट 25 न्यूटन। और कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार। अगर वो इतनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और वहां से हम इसको रीअरेंज करके डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने आर निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, रूट में मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि आर पे स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा एम ए एम बी डिवाइडेड बाय फोर्स। अब सिंपल आपके पास क्या है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो कैपिटल जी 6.67 एक्सपोनेंट -11 लिखते जाएं साथ साथ, और मैथ आपके पास है 2.19 एक्सपोनेंट 30, इसी तरह 1.80 एक्सपोनेंट 30, और डिवाइडेड बाय जो फोर्स आपके पास है, वो फोर्स इसके अंदर कितनी है, 2.24 एक्सपोनेंट 25। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप इसका रूट भी लेंगे और फिर देखें सर जी जी 3.426 into 10 to the power 12। 3.426 एक्सपोनेंट 12, ये आपके पास एक्सपोनेंट 12 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन एन एक्सोप्लैनेट। ये भी हमने कुछ एग्जाम्पल के अंदर एक सॉल्व किया हुआ है। एक्सोप्लैनेट क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जो आउटसाइड हो कहाँ, सोलर सिस्टम के, जिसे हम प्लूटो कहते हैं। प्लूटो जो है वो एक एक्सोप्लैनेट है, ठीक है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। कहते हैं हुज मास इज 5 times द मास ऑफ अर्थ एंड इट इज रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। तो
यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो मास है उसका वो 5 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं एम प्राइम। और इसी तरह जो रेडियस है वो रेडियस है 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई। आपसे कहते हैं ये बताएं उस जगह पर जी जो होगा आपका वो क्या होगा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए हम पहले जी का फार्मूला लगाते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो बराबर होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। और इसे मैं आर स्क्वायर इस तरह लिख देता हूँ। अब क्योंकि मैथ भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, तो जी भी चेंज होगा, तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। एम की जगह एम प्राइम आ जाएगा, आर की जगह आर प्राइम आ जाएगा और स्क्वायर। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एम प्राइम की जगह आपने लिख देना 5 ME, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर की जगह आपने लिख देना है 2 RE का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ लिख देते हैं ताकि बाकी फार्मूला अरेंज करने में मसला ना बने। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, 5 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर मेरे पास आ Sir, गया जी जी। sir, it will be 1.25 times the gravity on Earth. बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए ना यहाँ पे ये जो आपके पास फार्मूला बन गया G ME/RE², ये एक्चुअली G ME/RE² किसके बराबर है, जी के। इस जी को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 5/4 को ही आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो वो 1.2 ही आएगा, ठीक है ना। तो जी प्राइम इज इक्वल्स टू 1.2 और ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब आप 1.2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, Sir, 1.25. 1.25 है, 1.25 हो गया। 1.25 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ गया, Sir, 12.25. 12.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, द हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में हमने भेजा हुआ है ताकि हम इसकी जो इमेजेस हैं हमारे पास, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस को अच्छे तरीके से हासिल कर लें, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं उनकी रेंज कम होती है, तो इसलिए हमने ऐसा टेलीस्कोप ऊपर भेजा है। वो कहते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 613 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस से ऊपर 613 किलोमीटर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से कितना होगा, तो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ भी उन्होंने दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ उन्होंने दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज द टेलीस्कोप स्पीड ऑफ टेलीस्कोप इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि हमें कौन सी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है ना। ऑप्शन ए में वो कहता है ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, और कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेलीस्कोप्स ऑर्बिट, आपने टाइम पीरियड भी बताना है कि वो कितने टाइम में अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले तो हम डिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। अब रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 एक्सपोनेंट 6 मीटर प्लस हाइट जो है वो 613 किलोमीटर है। अब इस 613 किलोमीटर को अगर मैं एक्सपोनेंट 6 की फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.613 एक्सपोनेंट 6 मीटर। और लिखने का रीजन क्या है, देखिए जब एक्सपोनेंट सेम हो जाता है ना तो ऐड करना आसान हो जाता है। अब मैं इसको इस तरह ऐड कर सकता हूँ ना, 6.3 और 6 क्या हो जाएगा 97183 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है ना। या फिर मैं ये कर सकता था कि मैं 6.37 को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता और फिर 613 किलोमीटर उसके साथ ऐड कर देता, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है कि आप किसी एक एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लें ताकि ऐड करना क्या हो जाए आपके लिए आसान हो जाए। ये रेडियस आ गया आपका, सेंटर ऑफ अर्थ से उस ऑर्बिट के सर्कुलर ऑर्बिट तक का ये डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है √G m/r, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपिटल जी 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24, और बल्कि इन्होंने 5.97 दिया हुआ है। तो अब जो देखें एग्जाम में गिवन होगा हमने वही वैल्यूज यूज करनी है, और अगर ना गिवन हो तो फिर बाय डिफॉल्ट आप जो है वो वैल्यूज जो आपको याद है 6 एक्सपोनेंट 24 वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर्स में कांस्टेंट वैल्यूज गिवन होती हैं पहले आपने उन्हें इस्तेमाल करना है। और ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 6.983 एक्सपोनेंट 6। तो बताएं ऑर्बिटल स्पीड क्या आ जाएगी,
7.55 into 10 raised to the power 3. 7.55 इंटू 10 की पावर 3, और ये आपके पास मीटर पर सेकंड में, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया ऑर्बिटल स्पीड का, इतनी स्पीड से वो ऑर्बिट परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं टाइम पीरियड पर। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। अब क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो हम टी निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें फॉर द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। 3.14, जो डिस्टेंस है वो है 6.983 एक्सपोनेंट 6, और जो ऑर्बिटल स्पीड आपने कैलकुलेट की है वो है 7.55 एक्सपोनेंट 3। चलिए जी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 5.81 exponent 3. 5.81 एक्सपोनेंट 3 सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि तमाम एसआई यूनिट्स हैं, तो टाइम आपके पास किस में आना चाहिए था? सेकंड में आना चाहिए। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट मार्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। अच्छा, अब अबव इट्स सरफेस का मतलब ये डिस्टेंस उन्होंने सरफेस से दिया हुआ है, तो उसका मतलब मार्स का रेडियस, टोटल रेडियस निकालने या टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ऐड होगा, ठीक है। मार्स हैज अ मास ऑफ 6.42 एक्सपोनेंट 23 kg एंड हैज अ रेडियस ऑफ 3.39 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो हम सबसे पहले तो ये करते हैं, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो टोटल डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ मार्स प्लस हाइट। तो रेडियस ऑफ मार्स मार्स है 3.39 एक्सपोनेंट 6, और प्लस, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.300 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है। तो आप जब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.69 Exponent 6. एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक हो गया, डिस्टेंस आ गया। मैथ आपको गिवन है, ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है अंडर रूट जी। अब यहां पर मैथ जो है वो किसका आएगा? मार्स का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर जो है वो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, इस आर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है आपने, कैपिटल जी 6.67 एक्सपोनेंट -11, मार्स का मैथ है 6.42 एक्सपोनेंट 23, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मार्स वो है 3.69 एक्सपोनेंट 6 जी। Sir, 3.41 exponent 3. 3.41 एक्सपोनेंट 3, और एक्सपोनेंट 3 जो है वो आपके पास किलो है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.41 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मार्स के ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी है? 3.41 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपके पास इसका इसलिए क्या हो गया आंसर? इसका मास अर्थ से कम है, तो हाँ जी, इसकी बिल्कुल, ऑर्बिटल स्पीड। बिल्कुल, इसका मास जो है वो अर्थ से कम है, और इसका रेडियस भी अर्थ से कम है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, एन एस्टेरॉइड ऑर्बिट्स द सन 8.35 एक्सपोनेंट 11 मीटर फ्रॉम इट, हाउ फास्ट मस्ट द एस्टेरॉइड ट्रेवल टू मेंटेन इट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। तो हाउ फास्ट का मतलब यही है कि हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, और वो स्पीड जो इसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराती है उसे हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। तो हमें ये पता पता चल गई कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद और इन्होंने कहा है कि इस एस्ट्रॉइड को किसके अराउंड है? अराउंड द सन। इसका मतलब यहां पर जो मैथ होगा वो किसका पुट करना है? सन का। डिस्टेंस उन्होंने आपको दे दिया, और वो 8.35 एक्सपोनेंट 11 मीटर है, यानी कि ये इन्होंने एक एवरेज डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया सेंटर से। तो आपको अब इसमें कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल जी 6.67 एक्सपोनेंट -11, mass of sun 8.35 एक्सपोनेंट 11, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो है, सॉरी ये मैंने मैथ इसके अंदर गलत लिख दिया, मैथ ऑफ सन। ये तो हमारे पास डिस्टेंस था ना, 8.35 एक्सपोनेंट
11 और जो मास ऑफ सन है वो 1.989 एक्सपोनेंट 30। ये आपको टेबल के अंदर मिल जाएगा, बुक में एक टेबल गिवन है उसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई है। तो ऑर्बिटल स्पीड बताएं जरा, क्या आएगा आंसर इसका? 1.26 एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल 1.26 एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट ना इसका। सेकंड पार्ट में उन्होंने अगेन वही क्वेश्चन किया है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो टाइम टाइम पीरियड। पीरियड बिल्कुल 2πr/v, ठीक है ना, ऑर्बिटल स्पीड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 3.14 और जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है वो है 8.35 एक्सपोनेंट 11 और इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? ऑर्बिटल स्पीड हमने निकाली है 1.26 एक्सपोनेंट 4। सर तो 4.16 एक्सपोनेंट 8 4.16 एक्सपोनेंट 8 सेकेंड, सेकंड्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको फॉर एग्जांपल अगर आपको ईयर्स के अंदर कैलकुलेट करना हो, कैसे करेंगे? सर डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय डे का 24 आवर इंटू 60 इंटू 60। बिल्कुल सही है, एक्सपोनेंट 8। और इसको अगर आपने ईयर में अगर फॉर एग्जांपल वो आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दे तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो जब आप इसे पूरे सॉल्व बस 13 हाँ 13.19। 13.19, ठीक है ना। ओके सर। हाँ ये बात है इसके अंदर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, मार्स हैज अ मास ऑफ 6.42 exponent 23 kg, has a period of 88642 second. What would be the radius of a stationary satellite for this planet? तो आपने इसकी जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना है इस स्टेशनरी प्लैनेट का। अब देखें, जब स्टेशनरी सैटेलाइट या स्टेशनरी ऑर्बिट से रिलेटेड हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो हम वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एक रेडियस कैलकुलेट कर कर आए थे हम उसी को यूज़ करते हैं। तो मैथ्स गिवन है आपके पास, टाइम पीरियड गिवन है, रेडियस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हम ज़रा उस फार्मूले को देखें तो वो फार्मूला इस तरह से था, r³ = GMT² डिवाइडेड बाय 4π², ठीक है ना। और ये क्यूब हटाने के लिए हमने क्यूब रूट लिया था, तो इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। अब मैथ्स आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, वैल्यूज आपने क्या करनी है इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट -11। अच्छा, मैथ आपके पास है 6.42 एक्सपोनेंट 23। फिर टाइम इन्होंने दिया हुआ है 88642 और ये स्क्वायर है, और 4π3.14 स्क्वायर, और ये आपके पास है, जब आप सॉल्व कर लें तो 1/3 इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह की कैलकुलेशन में आप याद रखें सबसे पहले आपने इस चीज को सॉल्व करना है क्योंकि इसके ऊपर पावर है। तो आप 88642 का स्क्वायर ले लें, फिर जो आंसर आए उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आए उसको इन दोनों से क्या करें? डिवाइड। और जब आंसर आए तो फिर आपने इसका क्यूब रूट लेना है, तो आपका आंसर जो होगा वो ठीक आ जाएगा। जी फिर जी जी। मैंने पूरा एक साथ सॉल्व करके मेरा आंसर है 2.04 इंटू 10⁻⁷। 2.04 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2.04 है ना, तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं कि एक्सपोनेंट 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 2.04 एक्सपोनेंट 4 किलोमीटर, ये इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून हैविंग मास 7.35 एक्सपोनेंट 22। ये आपके पास है 7.35 exponent 22 kg relative to earth with mass 5.98 exponent 24 kg if the distance between their center is 3.94 exponent 5 किलोमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला था -G
एक मैसिव मैस है, एक स्मॉल मैस है, इनके दरमियान का डिस्टेंस है आर। तो हमारे यहाँ जो डेटा है उस डेटा के अंदर सब कुछ गिवन है। 6.67 एक्सपोनेंट -11, कैपिटल एम आपके पास है 7.35 एक्सपोनेंट 22, और जो स्मॉल मैथ है वो है 3.94 एक्सपोनेंट 5। और एक्सपोनेंट 5 को मैं अगर इस तरह लिख दूं कि ये जो है वो, सॉरी ये मैंने 5.98 लिखना था, ये वो सर तो ये डिस्टेंस। डिवाइड नहीं होता? जी 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 बिल्कुल, ये मैं पहले मैथ्स लिख दूं ना इसके अंदर। ये है 5.98 एक्सपोनेंट 24, और ये मेरे ख्याल में जो छोटा मैथ्स है ना वो एक्सपोनेंट 22 है, और जो बड़ा मैथ्स है वो 24 है, ठीक है ना। अच्छा, और इसको फिर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको आपने डिवाइड करना है 3.94 एक्सपोनेंट 8 मीटर से, ठीक है ना, क्योंकि 5 है ना, किलो 10 की पावर 3 है, तो आपने ऐड करके लिखना है इसको। तो इसको सॉल्व कर लें। और यहाँ पर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं करते, तो इसका ख्याल रखना है। जी, क्या माइनस आंसर? 7.44 -7.44 into 10 to the power 31। 31, बिल्कुल सही है। और इसकी यूनिट क्या होगी? जॉल्स, सर जाओ। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं? जॉल्स में। यस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ 50 kg वेदर सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। अब देखें, ये इन्होंने एल्टीट्यूड दे दिया है जो कि हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ से, यानी कि हमें टोटल हाइट का नहीं पता, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से हमने निकालना होता है। A similar 50 kg communication satellite at an altitude of 37,000 kilometer in circular orbit about the Earth. Calculate the difference in gravitational potential energy of two satellites in their respective orbit. अब देखो, इसमें आप ये कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए आप, और इन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहा है, तो आप क्या करें कि पहले अलग अलग दोनों को कैलकुलेट कर लें और फिर दोनों का एंड में जाके डिफरेंस ले लें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक ही साथ इनको सॉल्व कर लें, इनका फार्मूला ड्राइव करके और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहला डिस्टेंस R1 जो कि 1000 किलोमीटर है, तो मैं रेडियस ऑफ अर्थ को इस H1 से सॉल्व कर लेता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है। ये इसको हम 6.37, ये 6.4 ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने कोई नहीं लिखकर हमें दिया। 6.4 एक्सपोनेंट 6 हो गया, और 1000 किलोमीटर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यस। 7.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। इसी तरह R2 निकालना है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस H2, तो 6.4 एक्सपोनेंट 6 प्लस, और 37,000 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट, या 37 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है ना। तो 37 और 6 ये हो जाएगा 43.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। अब देखें, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हम लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर मैं किसी पहली बॉडी के लिए लगाऊं जो कि 1000 किलोमीटर पे है, तो फार्मूला ये बनेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय R1। इसी तरह से दूसरी बॉडी के लिए लगाएं तो फार्मूला बनेगा -G m m। दोनों मैसेज क्योंकि सेम है, 50-50 kg की वो सैटेलाइट्स हैं, और मैस ऑफ अर्थ आपको पता है। तो अब मैंने क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है, तो डेल्टा यू। तो इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, और इसको हम लिखते हैं U2 माइनस U1, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम U2 की जगह लिखते हैं -G m m डिवाइडेड बाय R। ये आपके पास U2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास है R1, ठीक है। माइनस माइनस इसके अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। तो फिर हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डेल्टा यू, ये आ जाएगा -G m m डिवाइडेड बाय R2, माइनस माइनस प्लस G m m
डिवाइडेड बाय R1। अब आप देखें कि GMM तो दोनों में कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। डेल्टा U बराबर हो जाएगा, और देखें मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ। GMM मैंने कॉमन ले लिया, और रीअरेंज अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 1/R1 और ये हो जाएगा 1/R2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक हो जाएगा। यस सर। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर आपने निकाल लिया तो बता दे, अदरवाइज। सर 2.2 into 10 power 9 joules। बिल्कुल ठीक है, 2.24 एक्सपोनेंट 9 जूल्स, ये इसका जाओ। आंसर हो गया। ठीक है। ये जो चैप्टर का लास्ट आपके पास एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, एक्चुअली इस न्यूमेरिकल के अंदर भी इन्होंने यही पूछा हुआ है कि व्हाट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 64.5 केजी। एक मैथ है 64.5 केजी, और ये किसका है, एस्ट्रोनॉट का। कहते हैं उसको लिफ्ट किया जाता है फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसका मतलब पहला डिस्टेंस आपको पता चल गया, वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड 4.40 एक्सपोनेंट 2 किलोमीटर। और ये इन्होंने जो है हाइट बता दी है कि इस हाइट तक उसे क्या करना है, लिफ्ट करके लेके जाना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अब मेरे पास दो डिस्टेंसेस हो गए हैं, एक डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ R1, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो एक तो हमने R1 ये यूज कर लेना। जब हम R2 की बात करेंगे, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जहां तक उसे लेकर जाना है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ वो हाइट को भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे कि जो आपके पास 4.40 है, इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर, और इसको आप ऐड कर देंगे 4.40 एक्सपोनेंट, और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। देन आप इसको सॉल्व करके R2 की वैल्यू यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब R1 और R2 हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब U1 के लिए हम फार्मूला लिखते हैं तो वो फार्मूला था माइनस का GMM। स्मॉल m जो है वो 64.5 यानी कि एस्ट्रोनॉट का मास है, और m जो है वो कैपिटल M जो कि अर्थ का मास है, और यहाँ पे डिस्टेंस है R1। इसी तरह से U2 माइनस GMM डिवाइडेड बाय R2। अब हमने इसका लेना है डिफरेंस, जैसे हमने पिछले जो न्यूमेरिकल में किया था बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। U2 माइनस U1। तो यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है U2 वो है माइनस GMM डिवाइडेड बाय R2, माइनस, और ब्रैकेट में मैं माइनस के साथ दोबारा से ये वैल्यू लिख देता हूँ जो कि U1 की है, और ये आपके पास हो जाएगा GMM अपॉन R1। ये माइनस माइनस जो है वो आपस में हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस। प्लस होने के बाद फिर आपके पास जो डेल्टा U है उसका आंसर आ जाएगा -GMM डिवाइडेड बाय R2 प्लस GMM डिवाइडेड बाय R1। और अब हम यहाँ से ये करेंगे कि GMM को यहाँ से ले लेंगे कॉमन और उसको रीअरेंज कर लेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी GMM, और यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा R1, और ये आ जाएगा 1/R2। ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6.67 एक्सपोनेंट -11 मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 kg, और जो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट है वो है 64.5 kg। 64.5। अच्छा, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंसेस को पुट कर देंगे। तो हमारा जो R1 डिस्टेंस था इनिशियल वो था रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर हमने रेडियस ऑफ अर्थ पुट करना है 6.4 एक्सपोनेंट 6 प्लस, सॉरी माइनस, और ये वाली जो वैल्यू है वो आपके पास वो हमने ऐड करके लिखनी थी। तो ये जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 6.84 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 6 मीटर। यही आंसर इसका ऐड करने के यस बाद। सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया 6.84 एक्सपोनेंट 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6.84 एक्सपोनेंट 6। ये आपके पास हो गया। अब सबसे पहले आप ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर लें, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दें। जी जी।
सर टोटल आंसर है -2.57 एक्सपोनेंट 8। नहीं, माइनस में आंसर आ रहा है, यस सर। माइनस तो नहीं आएगा। सॉरी सर, मैंने माइनस का साइन लगाया। हाँ नहीं, वो माइनस का साइन तो यहाँ से खत्म हो गया था ना। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा, तो चेंज है ना। ठीक है, यस तो सर, आपने क्या तो आंसर बताया? 57 एक्सपोनेंट 2.57। 8। ठीक हो गया, 2.57 एक्सपोनेंट 8, और ये आपके पास हो गया एनर्जी जॉल्स में। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि जब आप उस एस्ट्रोनॉट को अर्थ सरफेस से इस एल्टीट्यूड पे ले जाएंगे जिस एल्टीट्यूड का इन्होंने जिक्र किया है, तो फिर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी 2.57 एक्सपोनेंट 8 जूल्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये आपको वैल्यू वो बता रही है कि इतना वर्क डन करना पड़ेगा उस बॉडी के ऊपर, उसको अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ से वहां ले जाने के लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।